2 दिनों तक मेगा रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में प्रचार अभियान को जबरदस्त रफ्तार दी। तो आज कांग्रेस की बारी थी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अनोखे अंदाज को अपनाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुबह सुबह बेंगलुरु के थर्ड वेब कैफे पहुंचे, जहां उनके होने की भनक लगते ही लोगों की भीड़ लग गई। इस भीड़ में नए उम्र के लोग, खासकर लड़कियां ज्यादा दिखी और राहुल वहां मौजूद लोगों से बातचीत करते दिखे। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए स्कूली बच्चियां भी पहुंच गईं और इन बच्चियों ने राहुल के साथ सेल्फी ली। इसके बाद जब राहुल वहां से आगे बढ़ने लगे तो लड़कियों ने उन्हें बाय कहकर विदा किया। असल में यहां से राहुल अपनी यात्रा बस से आगे बढ़ाना चाहते थे, ताकि आम लोगों को कांग्रेस के रुख के बारे में जानकारी दे सकें और उनकी परेशानियों को जान सकें। बताया गया है कि कैफे में राहुल गांधी ने वहां मौजूद आम लोगों के साथ खाना खाया और उनके सुख दुख के बारे में बातें की। यहां से बाहर निकलने के बाद उन्होंने बीएमटीसी की बस पकड़ ली। बेंगलुरु की सार्वजनिक बस में आम लोगों की तरह राहुल गांधी को अपने बीच देखकर यात्री बेहद खुश दिखे। राहुल गांधी ने एक सीट खाली देखी तो पास बैठे पैसेंजर से वहां बैठने की इजाजत मांगी। कुछ दूर तक राहुल इसी तरह लोगों के साथ सफर करते रहे और उनसे बातचीत करते रहे। बताया गया कि बस में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लोगों को कांग्रेस के वादे और 5 गारंटी के बारे में बताया। आज राहुल गांधी जी सार्वजनिक जो रोड ट्रांसपोर्ट की बस है उसमें ट्रेवल कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि सिर्फ 4-5 दिन और है। 5 दिन बाद इस बस में सभी महिलाओं के लिए साल के 365 दिन मुफ्त ट्रेवल होगा। चूंकि कर्नाटक में चुनाव प्रचार शाम 5 बजे तक ही मुमकिन था, इसलिए इन अंतिम लम्हों में राहुल प्रचार का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। कर्नाटक में आम जनता से बातचीत का नया तरीका अपनाने के साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। प्रचार के आखिरी दिन राहुल ने कर्नाटक की जनता से कांग्रेस के किए उन 5 वादों की याद फिर से ट्विटर पर दिलाई, जिन्हें पार्टी ने 5 गारंटी नाम दिया है। गारंटी नंबर 1, गृह लक्ष्मी स्कीम, 2000 रुपीज अ मंथ टू एवरी वुमन हेड ऑफ अ हाउस। राहुल ने दावा किया कि इन 5 गारंटी को राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में पास किया जाएगा। राहुल गांधी जिन वादों को गारंटी कहते दिखे, बीजेपी हिमाचल सहित दूसरे राज्यों में कांग्रेस के वैसे ही वादों की याद दिलाकर उसे गलत बयानी कहती दिखी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा राहुल के दावे की खिल्ली उड़ाते नजर आए। राहुल गांधी का खुद का गारंटी कौन लेगा, पहले वो तो बताइए। जो व्यक्ति एक बार यूपी में इलेक्शन हारा तो सीधा केरला पहुंच गया। राहुल गांधी बेंगलुरु में लोगों से मिलते जुलते दिखे तो प्रियंका गांधी विजयनगर में रोड शो के लिए निकल पड़ी। प्रियंका के रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी की तरह जनसैलाब तो नहीं दिखा, लेकिन उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ सड़कों के किनारे पर जरूर नजर आई। रोड शो के दौरान प्रियंका हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करती दिखी और सड़कों के किनारे के घरों में महिलाएं उन पर फूलों की बारिश करती नजर आईं। रोड शो के बाद प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया। और पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने पूर्ण बहुमत से सरकार में बने रहने का भरोसा जताया। I'm telling you today that we are going to get minimum 130-135 seats. चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ से किए गए एक ट्वीट को मुद्दा बनाया, जिसमें सोनिया के हवाले से कहा गया था कि वो किसी को कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देंगी। बीजेपी ने इस बयान पर हैरानी जताई और आरोप लगाया कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। इसी मुद्दे पर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। भारत की एकता और अखंडता के लिए जो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रचार कर रही है और हमारे इस सारे विषय को इलेक्शन कमीशन ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी की हुबली की चुनावी रैली का जिक्र कर एक ट्वीट किया था, जिस पर विवाद हुआ। बीजेपी ने तो सोनिया के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग तक कर डाली। ये देश को खतरे में डालना चाहती है, इन टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व कर रही है। सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई तो कांग्रेस ने बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्नाटक में प्रचार के शोर के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बीजेपी की जीत का दावा किया। अमित शाह के मुताबिक राज्य में बीजेपी के पक्ष में जैसा समर्थन दिखा, उससे पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापसी तय है।
अमित शाह ने पूरे राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ और पीएम मोदी की लोकप्रियता को अपने दावे का आधार बताया और पहले से ज्यादा जनसमर्थन का दावा किया। मोदी जी की लोकप्रियता अमाप और अपार है और ये सीधी वोट में कन्वर्ट हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री के मुताबिक बीजेपी ने एक बार फिर टिकट बंटवारे में युवाओं को मौका दिया, जबकि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में विषैली भाषा का इस्तेमाल किया। अमित शाह ने माना कि बीजेपी ने मुसलमानों को मिल रहे 4% आरक्षण को खत्म किया क्योंकि वो संविधान विरोधी था। वो गैर संवैधानिक था। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अमित शाह ने कांग्रेस के उस वादे पर भी तंज कसा जिसमें मुस्लिम आरक्षण को बढ़ाकर 6% करने का वादा किया गया। शाह के मुताबिक ऐसा होने पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि किसका आरक्षण कम होगा। पाकिस्तान का एक यात्री विमान भारत की वायु सीमा में घुस गया। उड़ानों का लाइव डेटा दिखाने वाले ऐप फ्लाइट रेडार 24 पर पाकिस्तानी विमान की हरकत दर्ज हो गई। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या PK248 ने 4 मई को मस्कट से लाहौर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से विमान लाहौर में लैंड नहीं कर पाया, जिसके बाद लाहौर के ATC ने विमान के पायलट को आसमान में ही चक्कर काटने के निर्देश दिए, लेकिन खराब मौसम की वजह से विमान का पायलट अपने रूट से भटक गया और गलती से पंजाब के भिकीविंड के रास्ते भारतीय वायुसेना में घुस गया। भारतीय वायु सीमा में 40 किलोमीटर अंदर जाने के बाद विमान वापस पाकिस्तान की ओर मुड़ा। इस दौरान पाकिस्तान का विमान करीब 7 मिनट तक भारतीय वायु सीमा में रहा। पाकिस्तान की वायु सीमा में लौटने के बाद विमान एक बार फिर भारतीय वायु सीमा की ओर मुड़ा। इस बार पाकिस्तान का यात्री विमान पंजाब के फिरोजपुर शहर के ऊपर से गुजरा। हालांकि जल्दी पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विमान को वापस पाकिस्तान की ओर मोड़ लिया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के प्लेन ने भारतीय वायु सीमा में कुल 120 किलोमीटर की उड़ान भरी और करीब 10 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में रहा। सूत्रों के मुताबिक लाहौर ATC ने प्लेन की जानकारी दिल्ली ATC को समय रहते ही दे दी थी और भारतीय वायु सेना को लगातार अपडेट किया जा रहा था। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने फिल्म द केरला स्टोरी देखी। फिल्म द केरला स्टोरी पर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने बेंगलुरु में छात्रों के साथ ये फिल्म देखी। नड्डा ने कहा कि ये फिल्म नए प्रकार के आतंकवाद को उजागर करती है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी यूपी निकाय चुनाव को लेकर अमेठी पहुंची। स्मृति ईरानी ने मेगा रोड शो कर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। बाराबंकी में सीएम योगी ने निकाय चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी ने हमेशा तुष्टीकरण किया, लेकिन आज डबल इंजन सरकार हर आस्था का सम्मान कर रही है। यूपी निकाय को लेकर आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में रोड शो किया। अखिलेश यादव के इस रोड शो में कुछ कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे और जमकर नारे लगाए। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने और फैसला वापस लिए जाने के बाद आज पहली बार रैली को संबोधित किया। इस दौरान पवार ने कर्नाटक चुनाव का जिक्र करते हुए बीजेपी को पैसों के दम पर सरकार बनाने वाली पार्टी करार दिया। चीन के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जमकर खिंचाई की। उन्होंने विदेश नीति पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी को नसीहत भी दी। दरअसल कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर से पूछा गया कि राहुल गांधी कहते हैं आप चीन से खतरे को नहीं समझते, इस पर आप क्या कहेंगे, जिस पर उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो चीन पर उनसे क्लास लेना चाहते हैं। I would have offered to take classes on China from Rahul Gandhi, but I discovered he was taking classes on China from the Chinese ambassador. So I asked myself, I may as well go to the original source and talk to them. डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेशों में भारत की स्थिति कमजोर करने को लेकर भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। Unfortunately, foreign policy has become also an arena where in some ways today I'm in politics. I know everything in politics is political. I accept that. But I think on certain issues we have a collective responsibility to at least behave in a way in which we do not weaken our collective position abroad. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मैसूर के इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे की बात कही थी।
एस जयशंकर ने इशारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जमीन पर चीनी कब्जे की बात सफेद झूठ है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि पैंगोंग में चीन के पुल बनाने को लेकर गलत जानकारी फैलाई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन जिस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है वो हमने 62 की जंग में ही गंवा दिया था। Big to do about a bridge which the Chinese were building on Pangong Tso Lake, okay, in Ladakh. Now the reality, it was made out as though, see, you lost territory and they're building a bridge. No, the reality was that particular area, first the Chinese came in 1959 and then they occupied in 1962. But that's not the way it was put across. This happened in case of some of the so-called model villages as well, that they were built on areas which we lost in 62 or before 62. एस जयशंकर ने इस मामले में इशारों में कांग्रेस को राजनीति न करने की नसीहत दी। 1962 that shouldn't have happened, or you are wrong, or you are responsible. I mean, what has happened has happened. It's our collective, I would say, failure or responsibility. I do not attribute necessarily a political coloring to it. What I would like to see is actually a serious China conversation. दरअसल देश और विदेशों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे हैं। वो आरोप लगाते रहे हैं कि चीन ने भारत की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। They're sitting on 2,000 square kilometers of our territory. And the interesting thing is that when they did it, our Prime Minister said in a meeting with the opposition where I was there, that not a single inch of Indian territory has been taken. अगर आप दिल्ली से सटे नोएडा में गाड़ी चला रहे हैं तो सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि शहर के चप्पे चप्पे पर लगे स्मार्ट कैमरों की नजर आपकी हर हरकत पर है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मई 2022 से अप्रैल 2023 के बीच 2,96,000 से ज्यादा ई चालान किए गए हैं। ये सारे चालान नोएडा में अलग अलग जगहों पर लगाए गए स्मार्ट कैमरों की मदद से लिए गए हैं। नोएडा में पिछले साल ISTMS यानी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस स्मार्ट कैमरे लगाए गए थे। ये कैमरे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट को स्कैन कर उसकी तस्वीर खींच लेते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से चालान गाड़ी चलाने वाले के पास पहुंच जाता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नोएडा में 82 जगहों पर ISTMS से लैस स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर चालान हेलमेट नहीं पहनने, बाइक पर 3 लोगों के बैठने और रेड लाइट जंप करने से जुड़े हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस का यह भी कहना है कि इन स्मार्ट कैमरों की मदद से कई अपराधियों को पकड़ने में भी मदद मिली है। अमेरिका का टेक्सास 2 दिन में 2 बड़ी वारदातों से दहल गया। पहली वारदात टेक्सास के ब्राउन्सविले में हुई, जहां एक बेकाबू कार ने सड़क पर खड़े प्रवासियों को रौंद दिया। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। ये घटना कल सुबह तब हुई जब एक शेल्टर होम के पास बने बस स्टॉप पर कई प्रवासी बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार लोगों को कुचलते हुए वहां से गुजरी। हादसा इतना भयानक था कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सामने आई तस्वीरों में हादसे वाली जगह पर दहशत का माहौल दिखा। सड़क पर लोगों का सामान बिखरा था और पुलिस वारदात के सबूत इकट्ठा कर रही थी। Right now, we're treating it as an accident, but we're definitely not trying to say it wasn't intentional. That is what our detectives are trying to figure out right now. इस मामले में पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है। हालांकि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये महज एक हादसा था या फिर इसे जानबूझकर अंजाम दिया गया। टेक्सास को दहलाने वाली दूसरी वारदात क्लीवलैंड में हुई, जहां एक मॉल के बाहर एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। मरने वालों में एक छोटा बच्चा भी शामिल है। टेक्सास के एलन में शनिवार को ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पता चला कि अज्ञात हमलावर ने वहां फायरिंग कर दी है। गोलियों की आवाज सुनते ही लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और हमलावर को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक हमलावर AR-15 राइफल से लैस था। Our heart's broken about it. There's a crisis in America. I think it's a political system that would rather blame the other party as opposed to see that we have a major mental health crisis. टेक्सास में हुई इस वारदात ने एक बार फिर अमेरिका में गन कल्चर और कानून को लेकर बहस छेड़ दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हादसे पर दुख जताते हुए कांग्रेस से गन कंट्रोल बिल पास कर हमलों में इस्तेमाल होने वाले हथियार और हाई कैपेसिटी वाली मैगजीन बैन करने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है।
दिल्ली में कथित तौर पर हुए शराब घोटाले मामले को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है और सीबीआई के पास 70 करोड़ का सबूत नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीएम केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। भाटिया ने कहा कि शराब घोटाले में सिसोदिया तो बस झांकी है और असली किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को फटकार लगाई है। कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं और मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक वकील की उसके ही दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज सुबह वायुसेना का MiG-21 फाइटर जेट विमान ट्रेनिंग के उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। दिल दहला देने वाले इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। जबकि विमान क्रैश होने से ठीक पहले पायलट सुरक्षित तरीके से विमान से निकल गया, लेकिन पैराशूट से कूदने के दौरान उसे हल्की चोटें आई, जिसे सूरतगढ़ के अस्पताल में पहुंचा दिया गया। आर्मी का फाइटर प्लेन ब्लास्ट हुआ है हमारे गांव में। बताया गया कि बहलोल नगर इलाके में एक घर के ठीक ऊपर ये विमान गिरा, जिसकी वजह से हादसा इतना बड़ा हो गया। विमान क्रैश होते ही उसमें आग लग गई और जलता हुआ मलबा हर तरफ फैल गया। हादसे के फौरन बाद वहाँ हजारों की तादाद में लोग जुट गए, जो घायल हुए लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे नजर आए। 2-3 बंदे सीगे विच, एक को तो काट लिया। हादसे के बाद वहाँ मकान का मलबा भी हर तरफ फैल गया, जिसे हटाने के लिए जेसीबी मशीन का भी सहारा लिया गया। वायुसेना की तरफ से भी इस हादसे के बाद एक बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि MiG-21 विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान सूरतगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें पायलट को मामूली चोटें आईं और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। सोवियत संघ के बनाए हुए MiG-21 फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में अप्रैल 1963 में शामिल किया गया था। 1971 और 1999 की जंग जीतने में MiG-21 का अहम रोल भी था, लेकिन भारत में पिछले 5 दशकों में हुए MiG-21 के 400 क्रैश में 200 पायलट शहीद हो चुके हैं, जबकि ये विमान पिछले 16 महीने में 7 बार क्रैश हुआ है। 5 जनवरी 2021 को राजस्थान के सूरतगढ़ में MiG-21 क्रैश हुआ, जिसमें पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा। 17 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास MiG-21 क्रैश हुआ, जिसमें एक पायलट शहीद हुआ। 20 मई 2021 को पंजाब के मोगा में MiG-21 क्रैश हुआ और इस हादसे में भी एक पायलट शहीद हुआ। 25 अगस्त 2021 को राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 हादसे का शिकार हुआ, जिसमें पायलट खुद को बचाने में सफल रहा। 25 दिसंबर 2021 को राजस्थान में MiG-21 के क्रैश होने से एक पायलट शहीद हुआ था। 28 जुलाई 2022 को राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 के क्रैश होने पर 2 पायलट शहीद हुए थे। 8 मई 2023 को राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 विमान क्रैश हुआ, जिसमें पायलट सुरक्षित रहा। आगे बढ़ेंगे, माफिया अतीक की बात करेंगे। माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। दरअसल पुलिस ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एक FIR भी दर्ज की है, जिसमें शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा गया है। FIR में यह भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया है। साबिर वही शूटर है जो कई बार CCTV फुटेज में शाइस्ता के आसपास नजर आया है। साबिर उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार है। उस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। शाइस्ता के खिलाफ ये FIR अतीक के बेटे असद के दोस्त आतीन जफर के घर पर छापेमारी के बाद दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि फरारी के दौरान आतीन ने शाइस्ता परवीन और उसके शूटर्स की मदद की थी और अपने घर पर पनाह दी थी। दरअसल शाइस्ता 2 महीने से ज्यादा वक्त से पुलिस को चकमा दे रही है। अब माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। 50,000 रुपए का इनाम घोषित है, बावजूद शाइस्ता परवीन की जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो सकी है। ऐसे में पुलिस ने अब उसको माफिया घोषित किया है और जाहिर सी बात है अब उसकी जो तलाश है वो तेज हो जाएगी। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। ये पोस्ट द सज्जाद मुगल नाम के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है, जिसमें माफिया ब्रदर्स की हत्या का बदला लेने की धमकी दी गई है। पोस्ट की जानकारी मिलते ही प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक द सज्जाद मुगल ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया ट्वीट है और इसमें कहा गया है कि नस्ल अभी खत्म नहीं हुई है। अतीक का बेटा अली अभी जिंदा है। इंशाअल्लाह हालात वक्त सत्ता बदलेगी, फिर इलाहाबाद भी बोला जाएगा, हिसाब भी पूरा लिया जाएगा। ट्वीट के साथ माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की एक तस्वीर भी अपलोड की गई है। फिलहाल पुलिस ने समाज में वैमनस्य फैलाने और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये ट्विटर हैंडल कौन इस्तेमाल करता है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि धमकी देने के पीछे की असली मंशा क्या है।
पुलिस ये भी जानकारी जुटा रही है कि कहीं आरोपी माफिया अतीक और उसके बेटे अली का मददगार तो नहीं है। केरल के मलप्पुरम में पर्यटकों से भरी एक नाव बीच नदी में पलट गई। इस हादसे में अब तक 22 लोगों की जान चली जा चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको तलाशने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। नदी में डूबे लोगों को ढूंढने के लिए नौसेना के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। हमारे पहुंचने से पहले यहाँ पर लगभग 20 जो है लोगों को निकाला गया है, डेड बॉडीज। और अभी जो हमारा ऑपरेशंस जो है चालू है, हमारे डीप डाइवर्स और हमारी रेस्क्यू टीम अभी लगातार पानी में सर्चिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई नाव में करीब 40 लोग सवार थे, लेकिन अभी इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी भी बंद नहीं किया गया है। नाव के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे के बाद घायलों से मिलने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी अस्पताल पहुंचे और उनको ढांढस बंधाया। किंग चार्ल्स की ताजपोशी के बाद रविवार को एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। किंग चार्ल्स के ताजपोशी समारोह के बाद रविवार शाम कोरोनेशन कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में कई हॉलीवुड स्टार्स शामिल हुए। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। वहीं यूक्रेन के दावों को नकारते हुए रूसी एयर स्ट्राइक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में अचानक भारी बर्फबारी होने लगी है। न्यू साउथ वेल्स में बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। स्थानीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। चीन के यांगशी शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाढ़ से करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 14,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने नया वेदर सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट की मदद से नए उठ रहे तूफान और उसकी तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर में आयोजित एक जनसभा में सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने 2020 में सचिन पायलट के नेतृत्व में हुई कांग्रेस विधायकों की बगावत का जिक्र किया और दावा किया कि उस वक्त बीजेपी ने उनकी सरकार गिराने की साजिश रची थी। गहलोत ने आरोप लगाया कि इस साजिश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के 2 बड़े नेता शामिल थे। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया, पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी। गहलोत ने सचिन पायलट के खेमे पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने बीजेपी और अमित शाह से जितने रुपए लिए हैं वो वापस कर दें। उन्होंने कहा कि अगर इन पैसे में से कुछ खर्च कर दिया हो तो उन्हें बता दें, वो पार्टी से भरपाई करवा देंगे। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा या इसी से दिलवा दूंगा उनको। गहलोत ने आरोप लगाया कि अगर पैसे वापस नहीं किए तो अमित शाह उन्हें डराएंगे और धमकाएंगे, जैसा वो गुजरात में करते हैं। इस दौरान गहलोत ने एक ऐसा दावा कर दिया जिससे पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया असहज हो गईं। गहलोत ने दावा किया कि उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनकी सरकार बचाने में मदद की थी, जिसमें बीजेपी के 2 अन्य नेता भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि इन तीनों नेताओं के कारण उनकी सरकार बच सकी। आज कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा राजे की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। इस दौरान गहलोत ने 2020 में उनकी सरकार के खिलाफ बगावत की जानकारी देने के लिए कांग्रेस विधायक रोहित बोरा, चेतन डूडी और दानिश अबरार की भी तारीफ की। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लिहाजा गहलोत ने वसुंधरा की तारीफ कर बीजेपी में तो कम से कम खलबली मचा ही दी है। इस बयान के जरिए गहलोत ने बीजेपी में गुटबाजी को भी हवा देने की कोशिश की है। लिहाजा खुद वसुंधरा राजे पलटवार करने के लिए सामने आई। उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें लिखा कि मुख्यमंत्री का मेरी तारीफ करना एक बड़ा षड्यंत्र है। मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया कोई नहीं कर सकता। वो 2023 के चुनाव में होने वाली हार के डर से मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। वसुंधरा ने कहा कि गहलोत ने गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया, जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सब जानते हैं।
वसुंधरा ने कहा कि अगर उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो गहलोत FIR दर्ज करवाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पलटवार किया और गहलोत को झूठा करार दिया। सास और बहू के झगड़े में पड़ोसी का नाम घसीट करके अपने घर की इज्जत बचाना ये कोई नई चीज नहीं, इट्स नॉट एन अनकॉमन फिनोमिना। अगर उनके साथ में किसी तरह का अन्याय उत्पीड़न हुआ था तो उनको तुरंत जाकर के मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने ट्वीट कर कहा, राजस्थान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है। सरकार के मंत्री और विधायकों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों से बचने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए गहलोत फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने 11 जिलों में कुछ समय के लिए कर्फ्यू में भी ढील दी है। लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता, लिहाजा हिंसा प्रभावित इलाके खास तौर पर चूरा चांदपुर में कर्फ्यू में ढील के बाद भी सेना पूरी निगरानी करती दिखी। साथ ही ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में सैकड़ों मकान जल गए, जबकि हजारों लोग प्रभावित हुए, जिन्हें हिंसा प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। रिलीफ कैंप में इस दौरान बड़ी संख्या में प्रभावित लोग नजर आए, जो पूरी तरह से हालात सामान्य होने के बाद अपने घर लौटने का इंतजार करते दिखे। वहीं हिंसा प्रभावित इलाकों में 10,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए सेना और असम राइफल्स के जवानों ने भी फ्लैग मार्च किया, जिसके बाद अब जनजीवन कुछ हद तक सामान्य होता नजर आ रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन तनाव के बीच शांति के माहौल को देखते हुए अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर कुछ घंटों के लिए ढील दी गई, जिसके बाद जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग बाजारों में उमड़ पड़े। राजधानी इम्फाल में भी सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक 3 घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन सामान महंगा होने की वजह से लोग परेशान नजर आए। जीवों की दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रही, महंगा सामान भी महंगा, पानी की दिक्कत हो रही है। वहीं इलाके के दुकानदारों ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान भी मौका मिलने पर उन्होंने जरूरी सामान देने में लोगों की मदद की। व्यवस्था तो नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं से छुपा के दे रहे थे। इस बीच लोगों ने उम्मीद जताई कि 1 से 2 दिन में हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे। प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है, उस हिसाब से पूरा हालात नॉर्मल हो जाएंगे और ऐसा उम्मीद जता रहा है कि 1-2 दिन में पूरा नॉर्मल हो जाएगा। वहीं कर्फ्यू में ढील के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथ में है, जिसे सरकार के रूप में किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन चीन और पाकिस्तान शुरुआत से ही अफगानिस्तान में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं अब तो तालिबान भी चीन और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विस्तार करने के लिए सहमत हो गया है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री चिन गांग और बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और सीपैक को पड़ोसी देश अफगानिस्तान तक ले जाने पर साथ मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया। खबर तो यहाँ तक है कि अफगानिस्तान को इसके एवज में अरबों डॉलर देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। नकदी संकट से जूझ रहे तालिबान ने भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। तालिबान सरकार में विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने इस्लामाबाद में बिलावल और चिन गांग से मुलाकात भी की, जिसके बाद तीनों देश इस पर सहमत भी हो गए। वैसे चीन पहले ही अपने BRI प्रोजेक्ट को पाकिस्तान से आगे ईरान और तुर्की ले जाना चाहता है। लेकिन चीन, पाकिस्तान और तालिबान के विदेश मंत्रियों की बैठक में बिलावल भुट्टो को बेइज्जती का घूंट भी पीना पड़ा। खबरों की माने तो चीन के विदेश मंत्री चिन गांग ने बिलावल की जमकर क्लास ली। चिंगांग ने पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते कट्टरपंथ पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इन पर लगाम लगानी होगी। दरअसल पाकिस्तान में सत्ता के लिए तमाम राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं, तो वहीं कट्टरपंथी लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही इमरान खान की रैली में ईशनिंदा के आरोप में एक शख्स को पीट कर मार डाला गया, जबकि कुछ दिनों पर ईशनिंदा के आरोप में एक चीनी नागरिक के साथ मारपीट की गई थी। वैसे जानकारों की माने तो अमेरिका भी पाकिस्तान से चिढ़ गया है। चीन के इशारे पर काम करने की वजह से अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है। वो बिना भारत से इजाजत लिए अब पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में फंस चुका है, जिसे बाहर निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने हत्या रोकने में नाकामयाब रहने पर तिहाड़ प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है और मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की। कोर्ट ने हत्या का CCTV देखने के बाद तिहाड़ जेल के DG से सवाल किया
कि आखिर तिहाड़ के भीतर चाकू कैसे पहुंच गए। सीसीटीवी में हादसे का वीडियो आने के बाद क्या कदम उठाए गए, लापरवाही के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने टिल्लू ताजपुरिया के पिता और भाई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये सख्त सवाल किए। अर्जी में मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस ने ताजपुरिया के पिता और भाई को सुरक्षा देने पर विचार करने को भी कहा। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी, जिसमें तिहाड़ जेल के अधीक्षक को भी पेश होना होगा। गौरतलब है कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में विरोधी गैंग के कैदियों ने सुए से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी थी। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें वारदात के दौरान तमिलनाडु टीएसपी के कुछ पुलिसकर्मी मूकदर्शक बनकर खड़े नजर आ रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद तिहाड़ जेल में कैदियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन में खाप पंचायतों और किसान संगठनों के जुड़ने के बाद ये आंदोलन अब उग्र होता नजर आ रहा है, जिसकी एक तस्वीर आज दिल्ली से उस समय सामने आई जब पंजाब से किसानों का एक जत्था जंतर मंतर पहुंचा। हाथों में अपने संगठन का झंडा लिए हुए सैकड़ों की तादाद में किसान वहां पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिहाज से जो बैरिकेड्स लगाए थे, किसान उसके ऊपर चढ़ गए और अपने गुस्से को जाहिर करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद गुस्साए किसानों ने पुलिस वालों से बदसलूकी की और रास्ता बनाने के लिए बैरिकेड्स को खिसकाकर उन्हें सड़क के किनारे कर दिया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपील जारी करते हुए कहा कि धरना स्थल पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवाजाही के दौरान चेकिंग की जा रही है, लिहाजा सभी लोग शांति बनाए रखें, कानून का सम्मान करें और अफवाहों से बचें। किसानों और खाप पंचायतों के पहलवानों के समर्थन में आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि उनके खिलाफ ये साजिश रची गई है। और आरोप लगाने वाले लोग अब पुलिस के सामने घटना का समय, दिन और तारीख तक नहीं बता पाए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो ये लड़ाई उन गरीब बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्हें उनका हक नहीं मिल पाता। जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, जिससे ये बीत चुके पहलवान नाराज हैं, ये लड़ाई मैं आपके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ पहलवानों ने भी साफ कर दिया कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी तक उनका धरना जारी रहेगा। हम अपनी न्याय की लड़ाई में बैठे हैं और हम जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस दौरान पहलवानों के धरने में जुड़े संगठनों का बजरंग पुनिया ने धन्यवाद किया। सभी ने समर्थन दिया मैं उनका, चाहे खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, महिला संगठन है, स्टूडेंट हैं, तो जितने भी संगठन हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद है। बजरंग पुनिया ने इस लड़ाई को कुश्ती की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे देश की बेटियों की लड़ाई बताया। कनाडा के अल्बर्टा में जंगलों से आग की लपटें और धुएं का जबरदस्त गुबार उठता दिखाई दिया। अल्बर्टा में जंगलों में धधकती आग के खतरे को देखते हुए इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है, ताकि राहत और बचाव के साथ हर संभव मदद तेजी से प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा सके। अल्बर्टा के जंगलों में लगी आग इतनी भयानक है कि इसके जल्द ही रिहायशी इलाकों तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। आग के खतरे को देखते हुए 25,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अल्बर्टा में सुलगते जंगल की जो तस्वीर सामने आई, उनमें दिखा कि फायर फाइटिंग के लिए ट्रक से लेकर हेलीकॉप्टर तक तैनात किए गए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए झुलसते जंगलों पर पानी और केमिकल की बौछार की जा रही है। अल्बर्टा में जंगलों के ऊपर आसमान में धुएं के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तेज हवाओं की वजह से आग फैलती जा रही है। आग बुझाने की कोशिशों का असर ना के बराबर है। डरे सहमे लोग ईश्वर से बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पूरे प्रांत में 100 से ज्यादा जगहों पर जंगल की आग भड़की हुई है, जिसमें 36 ऐसी हैं जो बेकाबू हैं। दिल्ली मेट्रो में सीआईएसएफ के साथ साथ अब पुलिस अधिकारी भी पेट्रोलिंग करेंगे। दिल्ली मेट्रो में अश्लीलता फैलाने वालों पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। सीआईएसएफ के साथ साथ अब दिल्ली पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड मेट्रो के डिब्बों में जाकर यात्रियों पर नजर रखेगी। पुलिस के ये अधिकारी सिविल ड्रेस में होंगे। देश में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,839 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान करीब 4,000 मरीज ठीक हुए हैं। यूपी में हर दिन स्टंटबाज ट्रैफिक पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। नया मामला लखनऊ का है, जहां युवक के चलती बाइक पर स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ में आज फिर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा। 58 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। इसी के साथ अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में एक बार फिर घातक फास्फोरस बम के इस्तेमाल की खबरें मिल रही हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने फास्फोरस बम से हमला किया है, जिससे जुड़ा एक वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। इस वीडियो में छोटे छोटे बल्ब्स की शक्ल में फास्फोरस बम दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की सेना ने बाखमुत में फास्फोरस बम गिराए, जबकि ड्रोन से ली गई तस्वीर में फास्फोरस बम से हुई तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। 1977 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा कन्वेंशन में व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल को लेकर नियम बनाए गए थे, जिसके तहत आबादी वाले इलाकों पर इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूस पर फास्फोरस बम गिराने के आरोप लगते रहे हैं। फास्फोरस बम का असर सैकड़ों किलोमीटर तक के दायरे पर होता है। सबसे खौफनाक बात यह है कि ये बम तब तक जलते रहते हैं जब तक कि उस जगह की ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाती। वहीं बाखमुत की जंग और ज्यादा भीषण होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले खबर आई थी कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी बाखमुत से पीछे हटने की तैयारी कर रही है। बाखमुत में मौजूद वैगनर ग्रुप के लीडर येवगेनी प्रिगोजिनी ने कहा था कि उनकी सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है, लिहाजा वो 10 तारीख को बाखमुत छोड़ देंगे। без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 23 года लेकिन 48 घंटे के अंदर ही वैगनर ग्रुप ने यू टर्न ले लिया। बताया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप बाखमुत में ही तैनात रहेगा। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिनी ने यह भी बताया कि रूस हथियारों की सप्लाई कर रहा है। यही नहीं, प्रिगोजिन ने पुतिन से अपील की है कि वो बाखमुत का नियंत्रण पूरी तरह से उन्हें सौंप दें। दरअसल रूस पिछले 1 साल से बाखमुत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना ऐसा होने नहीं दे रही। लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि बाखमुत को पूरी तरह वैगनर ग्रुप के जिम्मे दे दिया जाएगा। वहीं रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को हिलाकर रख दिया। रूसी सेना ने रविवार रात को कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर एक के बाद एक दर्जनों ड्रोन हमले किए। इसमें खासतौर पर ईरान में बने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि यूक्रेन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि यूक्रेनी सेना ने रूस के सभी 35 ड्रोन मार गिराए हैं। लेकिन रूस की ओर से किया गया ये ड्रोन अटैक इतना भयानक था कि कई इमारतों में आग लग गई, जबकि कुछ रिहायशी इमारतों का अगला हिस्सा तबाह हो गया। रूस ने ये हमले 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे से पहले किए हैं, जिसमें 5 लोगों के घायल होने की खबर है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने खार्किव, खैरसान, माइकोलाइव और ओडेसा के कई शहरों में भी ताबड़तोड़ हमले किए। करीब 16 मिसाइलें दागी, जबकि पिछले दिनों उसने यूक्रेन पर 61 हवाई हमले और 52 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। 75 दिनों से जारी यूक्रेन युद्ध के बीच रूस 77वां विजय दिवस मना रहा है और इस मौके पर परेड समारोह आयोजित किया जाएगा, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश को संबोधित भी करेंगे। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई, जो विजय दिवस परेड की एक झलक थी। फुल ड्रेस रिहर्सल में रूस ने अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। घातक मिसाइलों, टैंकों और एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। यूक्रेन की ओर से संभावित हमलों को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद नजर आए। दरअसल विक्ट्री डे परेड रूस में काफी अहम है। ये कार्यक्रम हर साल 9 मई को आयोजित किया जाता है। ये 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी की हार और आत्मसमर्पण के साथ यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का भी प्रतीक माना जाता है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन खस्ता होती जा रही है। पाकिस्तान के नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने आशंका जताई है कि अगर पाकिस्तान के आर्थिक हालात ऐसे ही बने रहे तो टेक्सटाइल सेक्टर में 10 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के मुताबिक बीते कुछ महीनों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में करीब 15% की गिरावट आई है। बीते साल आई बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में कपास की 45% फसल चौपट हो गई थी और इसके बाद कच्चे माल की भी किल्लत हो गई है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडारण कम होने की वजह से पाकिस्तान विदेशों से कच्चा माल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। साथ ही आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने बिजली और ईंधन की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, जिसने उद्योग जगत की परेशानी को और बढ़ा दिया है।
कच्चे माल की कमी और मांग घटने की वजह से कई कंपनियां सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम कर रही हैं। जानकारों के मुताबिक टेक्सटाइल के अलावा पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बदहाल है। गाड़ियों की बिक्री घटी तो उनके पुर्जे बनाने वाली कंपनियों की हालत खस्ता हो गई। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर में 30,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल से केवल 800 मीटर दूर हेरिटेज स्ट्रीट पर आज सुबह फिर एक धमाका हुआ। इस इलाके में पिछले 32 घंटे में ये दूसरा धमाका है। हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ब्लास्ट के बाद एफएसएल और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती जांच के बाद इसे कम तीव्रता का ब्लास्ट बताया जा रहा है। ये धमाका सुबह 6:15 बजे के करीब हुआ, जिसमें एक शख्स को मामूली चोट आई है। शहर में 36 घंटे के अंदर 2 धमाके होने के बाद प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया। खुद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। डीजीपी के मुताबिक शुरुआती जांच में कोई डेटोनेटर बरामद नहीं हुआ है। तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्लोसिव मटेरियल रख के ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ एक्सप्लोजन किया गया है। प्रशासनिक अमला इसलिए भी सतर्क है क्योंकि हेरिटेज स्ट्रीट गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास है। यहाँ रोजाना हजारों लोग दर्शन करने पहुँचते हैं। इसी जगह पर शनिवार रात को भी धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हेरिटेज स्ट्रीट पर काफी लोग नजर आ रहे थे। तभी धमाका हुआ और लोग इधर उधर भागते हुए दिखे। 32 घंटे में 2 ब्लास्ट के बाद अमृतसर में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी हेरिटेज स्ट्रीट पर निकले। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक लोगों में विश्वास बहाल करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। इस बीच पुलिस ने दावा किया कि हालात सामान्य हैं। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी के बाद मौसम ऐसा है जैसे सर्दियां वापस आ गई हों, लेकिन ये मौसम श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं पा रहा है और बड़ी तादाद में तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से लेकर गंगोत्री यमुनोत्री धाम तक रुक रुक कर बर्फबारी और बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। ऐसे में श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बीते 13 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री केदार धाम के दर्शन कर चुके हैं और खराब मौसम के बीच ये संख्या भी कम नहीं हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। अनंतनाग और किश्तवाड़ जैसी जगहों पर ताजा बर्फबारी हुई है। तस्वीरें ऐसी हैं जैसे मई में दिसंबर ने दस्तक दे दी हो। बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। Z News।